हेलो ऑल। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं द फाइनाइट स्क्वायर वेल प्रॉब्लम। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि इनफाइनाइट स्क्वायर वेल प्रॉब्लम में वेव फंक्शन पार्टिकल का क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फाइनाइट स्क्वायर वेल है। तो फाइनाइट स्क्वायर वेल का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो पोटेंशियल होगा वो किस तरीके से होगा, एक्स लेस देन हाफ पे वी जीरो, माइनस हाफ से हाफ तक पोटेंशियल होगा जीरो, और x ग्रेटर देन हाफ पे पोटेंशियल फिर से हो जाएगा v जीरो। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, अगर हम इसको प्लॉट करें पोटेंशियल को, तो ये प्लॉट कैसे होगा, तो यहाँ से यहाँ तक माइनस हाफ है, x बराबर माइनस हाफ, यहाँ से लेके यहाँ तक x बराबर प्लस हाफ। ठीक है, तो x लेस देन हाफ, इसका मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल है v जीरो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक x जैसे ही लेस देन हाफ होगा पोटेंशियल है v0, पूरा x बराबर माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, और x जब माइनस हाफ से हाफ है, मतलब जब यहाँ से यहाँ x माइनस हाफ से हाफ, तो यहाँ पे पोटेंशियल आपका जीरो है। तो जब पोटेंशियल जीरो होगा तो कहाँ कोइंसाइड करेगा, x एक्सिस से कोइंसाइड करेगा। और फिर x ग्रेटर देन हाफ, तो x ग्रेटर देन हाफ कहाँ होगा, ये होगा। तो यहाँ से पूरा आगे तक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, v0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी वेव फंक्शन लिख सकते हैं, यहाँ पे भी वेव फंक्शन लिख सकते हैं, यहाँ पे भी वेव फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल फाइनाइट है तीनों रीजन में। तो ये फर्स्ट रीजन हो गया, ठीक है, ये सेकेंड हो गया, और ये थर्ड रीजन हो गया। तो अगर हम कंसिडर करें कि पार्टिकल जो है, सपोज पार्टिकल यहाँ से आया और यहाँ से आते हुए इसके ऊपर अगर गिरता है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड से अगर कोइंसाइड किया और गिरेगा तो यहाँ पे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यहाँ पे उसकी स्पीड कम है पार्टिकल की, यहाँ पे उसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर यहाँ पे उसकी स्पीड फिर से कम हो जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं एक केस होगा कि जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है, और दूसरा केस होगा जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम है। ठीक है, तो पहला वाला केस कैसा है, पहला वाला केस बहुत सिंपल है, जैसे हम लोगों ने पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम में किया था, पोटेंशियल स्टेप प्रॉब्लम में। तो बेसिकली पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम जिस तरीके से किया था, वेव फंक्शन निकाला था, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी एंड रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी या रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाला था, वही सेम प्रोसीजर अगर हम अपनाएंगे तो सेम हमारे पास ये आ जाएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो E ग्रेटर देन V नॉट के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो इसके लिए E ग्रेटर देन V0 के लिए सबसे पहले वेव फंक्शन किस तरीके का होता था, अगर पोटेंशियल बैरियर में हम देखें तो पोटेंशियल बैरियर वाले प्रॉब्लम हम लोगों ने जब निकाला था, तो वहाँ पे फर्स्ट रीजन में दो वेव फंक्शन होते हैं। एक होता है a e टू द पावर i k1x, जिसका डायरेक्शन होगा x एक्सिस के डायरेक्शन में, और दूसरा वेव फंक्शन होगा b e टू द पावर माइनस i k1x, जिसका डायरेक्शन होगा माइनस x एक्सिस के डायरेक्शन में। ये फर्स्ट रीजन का वेव फंक्शन हो गया। सेकेंड रीजन का वेव फंक्शन ये हो गया सेकेंड रीजन। तो इस रीजन में वेव फंक्शन क्या होगा, इस रीजन में जो वेव फंक्शन होगा वो हो जाएगा c e टू द पावर i k2x, x डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, और d e टू द पावर माइनस i k2x इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। राइट, फिर आपके पास थर्ड रीजन में जो वेव फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड रीजन में जो वेव फंक्शन होगा उसमें जस्ट केवल एक टर्म होता है e टू द पावर i k1x। अब k1 का क्या मान है, k1 अब यहाँ पे पोटेंशियल देखना पड़ेगा, तो k1 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v। अब v यहाँ पे कितना है, v बराबर है v नॉट। ठीक है, फिर आ जाइए k2 स्क्वायर, ये सेकेंड रीजन का वेव वेक्टर है, तो k2 स्क्वायर हो जाएगा 2m e माइनस v जैसे ही करोगे, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल तो जीरो है पूरे रीजन में, इसलिए हो जाएगा 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। ठीक, तो फर्स्ट जब हमारे पास पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है, तो उस केस में हम लोग इस तरीके से वेव फंक्शन निकाल सकते हैं, और सारा प्रोसीजर जैसे पोटेंशियल बैरियर में किए थे उसी तरीके फॉलो कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग सोल्यूशन। जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग सोल्यूशन। फिर हमारे पास है केस बी। केस बी कौन सा है, जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम हो। जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम हो तो इस सोल्यूशन को बोलते हैं बाउंड स्टेट सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाइड श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे तीनों रीजन में, और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास जो होता है, फर्स्ट रीजन जहां पे x लेस देन माइनस हाफ है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अब क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कम है पोटेंशियल एनर्जी से, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ये माइनस वाला प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा जो हमने पोटेंशियल बैरियर में सीखा था। तो d2 साई अपॉन dx स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। k1 जहाँ पे 1 स्क्वायर हो जाएगा 2m
v माइनस ई अपान एच क्रॉस स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस लोगे तो v माइनस ई होगा, और अगर यहाँ पे प्लस लोगे तो ये हो जाएगा e माइनस वी। ठीक है, अब v आपका कितना है, v नॉट है, फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल कितना है, v नॉट, तो k1 स्क्वायर आ गया 2m v नॉट अपान v नॉट माइनस ई अपान एच क्रॉस स्क्वायर। तो साई फर्स्ट कितना हो जाएगा इसका, अब यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा a e टू द पावर k1x नॉट i k1x, यहाँ पे i नहीं होगा, ये k1x, जब यहाँ पे प्लस होता है तो i हो जाता है, लेकिन प्लस नहीं है तो इसका सोल्यूशन जस्ट होगा k1x और प्लस सम कांस्टेंट b डैश e टू द पावर माइनस k1x। ठीक है, तो ए बी जहाँ पे है कांस्टेंट है, और इसका मान कैसे निकलेगा, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। सेकंड रीजन में आ जाइए, सेकंड रीजन में हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो कहाँ से कहाँ तक वैलिड होगा, वो वैलिड होगा माइनस हाफ से लेकर के हाफ तक, और ये हो जाएगा आपका d2 साई dx स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर साई सेकेंड इज इक्वल टू 0, जहाँ पे k2 स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 2me अपान एच क्रॉस स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे k2 स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 2m e माइनस v अपान एच क्रॉस स्क्वायर, लेकिन v सेकेंड रीजन में 0 है तो इसलिए ये आ जाएगा आपके पास मॉडिफाइड श्रोडिंगर इक्वेशन इतना। इसका जो सोल्यूशन होगा वो आ जाएगा साई सेकेंड, अब यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा i k2x माइनस i k2x का कॉम्बिनेशन, जहाँ पे c1 c2 क्या है, कांस्टेंट है, और बाउंड्री कंडीशन से निकलेंगे। थर्ड रीजन की अगर हम बात करें तो थर्ड रीजन कौन सा होगा, जहाँ पे x ग्रेटर देन हाफ होगा। ठीक है, तो थर्ड रीजन के लिए वेव फंक्शन सेम इसी तरीके से, क्योंकि फर्स्ट रीजन थर्ड रीजन सेम है, सेम पोटेंशियल v नॉट है, तो थर्ड रीजन के लिए भी इसी तरीके से सेम वेव फंक्शन आएगा, बस कांस्टेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट यहाँ पे e और f आ जाएगा। ठीक, अब फिजिकली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन, फर्स्ट रीजन में x गोइंग टू माइनस इनफाइनाइट पे साई आपका जो फर्स्ट रीजन का है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, तो इसका मतलब है b डैश इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट रीजन में है वो x माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस हाफ तक वैलिड है, राइट, फर्स्ट रीजन माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस हाफ तक वैलिड है, तो इसका मतलब जो हमारे पास x माइनस इनफाइनाइट रखें तो वेव फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए, तो माइनस इनफाइनाइट रखेंगे x बराबर माइनस इनफाइनाइट, ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये तो प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा वेव फंक्शन x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट हो जा रहा है, तो इसलिए b डैश आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसलिए b डैश आपका क्या हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट रीजन का वेव फंक्शन आ गया a e टू द पावर i k1x। सेकेंड रीजन का फिजिकली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन क्या होगा, साई सेकेंड c साइन k2x b cos k2x, ये सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम इसको जो है e टू द पावर i थीटा से हम इसको और इसको तोड़ सकते हैं, दोनों को cos थीटा प्लस i sin थीटा के टर्म में, तो इसलिए ये और ये हम इसको sin और cos के टर्म में लिख लिए हैं, जहाँ पे c भी कोई भी कांस्टेंट होगा, निकलेगा बाउंड्री कंडीशन से। थर्ड रीजन में, अब थर्ड रीजन में वेव फंक्शन कहाँ से कहाँ वैलिड हो सकता है, थर्ड रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ से लेके पूरा इनफाइनाइट तक वेव फंक्शन वैलिड होना चाहिए। तो थर्ड रीजन का वेव फंक्शन हमारे पास कहाँ निकाला था हम लोगों ने, ये निकाला था, तो जैसे ही हम इसमें x प्लस इनफाइनाइट रखें तो ये वेव फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए, तो x प्लस इनफाइनाइट का मतलब होगा x प्लस इनफाइनाइट रखोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन ये आपका 0 हो जाएगा x बराबर प्लस इनफाइनाइट पे, इसका मतलब e बराबर क्या होगा, e बराबर आपका हो जाएगा 0। तो थर्ड रीजन का जो फिजिकली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन होगा वो ये होगा। ठीक है, या f की जगह पे हम कोई दूसरा कांस्टेंट d भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन और थर्ड रीजन का वेव फंक्शन हमने निकाल लिया। अब इसमें जो है फर्स्ट रीजन में जो वेव फंक्शन है a e टू द पावर i k1x, a e टू द पावर k1x, सेकेंड रीजन में साइन और कास है, और थर्ड रीजन में e टू द पावर माइनस k1x है। तो यहाँ पे जो साइन और कास है, तो साइन कैसा फंक्शन है, साइन आपका ऑड फंक्शन है, कास कैसा फंक्शन है, कास आपका इवन फंक्शन है, तो जहाँ पे भी साइन होगा उसको बोलेंगे, उसको कौन सा सोल्यूशन बोलेंगे, उसको बोलेंगे एसिमेट्रिक सोल्यूशन, और जहाँ पे कास होगा उसको बोलते हैं सिमेट्रिक सोल्यूशन। तो हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लिया है, जहाँ पे साई ए रिप्रेजेंट कर रहा है एसिमेट्रिक सोल्यूशन, दो पार्ट में अलग अलग कर लिया, और साई एस रिप्रेजेंट कर रहा है सिमेट्रिक सोल्यूशन, तो एक में साइन यूज कर लेंगे और एक में कास यूज कर लेंगे सेकेंड रीजन में, राइट। ठीक है, बाकी फर्स्ट रीजन थर्ड रीजन का वेव फंक्शन सेम रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कंटिन्यूटी कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, या कंटिन्यूटी फॉर लॉगरिथमिक डेरिवेटिव्स। ठीक है, कंटिन्यूटी फॉर लॉगरिथमिक डेरिवेटिव क्या होगा, ये किस लिए यूज होगा, ये कांस्टेंट का मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे कंटिन्यूटी फॉर लॉगरिथमिक डेरिवेटिव्स, 1 अपान साई ए डी साई ए बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए प्लस माइनस हाफ पे। तो अगर माइनस हाफ की बात करें, साई ए आपके पास ये है, तो पहले इसको इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे,
अब फिर उसके बाद इसकी चेक करेंगे। तो अब इसकी जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो अब इसमें क्या है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। तो जब अगर ये x इज इक्वल टू माइनस हाफ पे कंटिन्यूस होगा तो उसके लिए हम ये वेव फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। और जैसे ही हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू हाफ पे जब कंटिन्यूस होगा तो उसके लिए ये यूज करेंगे। तो एक यूज करना है, चाहे तो x इज इक्वल टू माइनस हाफ यूज कर लो, चाहे तो x इज इक्वल टू प्लस हाफ यूज कर लो, दोनों में रिजल्ट जो आएंगे सेम आएंगे। तो हम लोगों ने जो यूज किया है वो यूज किया है x इज इक्वल टू माइनस हाफ। x इज इक्वल टू माइनस हाफ जब यूज करेंगे तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन लेंगे इसको, और राइट हैंड साइड में जो फंक्शन लेंगे इसको, इन दोनों को बराबर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि 1 अपान साई ए डी साई ए बाई डी एक्स एक तरफ लेफ्ट में होगा, एक तरफ राइट में होगा, ठीक है। तो लेफ्ट में क्योंकि x बराबर माइनस हाफ है तो माइनस हाफ इसमें है और इसमें है, तो एक लेफ्ट साइड में 1 अपान साई ए डी साई ए बाई डी एक्स इसका कर देंगे, फिर एक राइट साइड में 1 अपान साई ए डी साई बाई डी एक्स इसका कर देंगे। तो अब इसका जो है 1 अपान साई ए, तो 1 अपान साई ए हो जाएगा इतना, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो a, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा k1 e टू द पावर k1 x। फिर अब क्योंकि x माइनस हाफ पे है तो इसका फिर कंटिन्यूस लेंगे, राइट हैंड साइड में जाएगा 1 अपान साई ए, तो c साइन k2x इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो c cos k2x इंटू k2 आ जाएगा x इक्वल टू माइनस हाफ। सॉल्व कर लेंगे इसको x इज इक्वल टू माइनस हाफ रख करके, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा k2 cot k2a बाई 2 इज इक्वल टू माइनस k1, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि नहीं हम x इज इक्वल टू प्लस हाफ पे चेक करना चाहते हैं, मतलब इसकी और इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, तो रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, रिजल्ट आपका यही आएगा, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं सिमेट्रिक फंक्शन की, इसकी कंटिन्यूटी चेक करें अगर, तो इसकी कंटिन्यूटी के लिए लॉगरिथमिक डेरिवेटिव ये होगा 1 अपान साई एस डी साई एस बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, ठीक है। तो अब इसमें भी हम लोगों ने माइनस हाफ पे कंटिन्यूटी चेक की है, मतलब लेफ्ट साइड में ऊपर वाला लेंगे a और राइट साइड में ये ले लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में कंटिन्यूटी चेक करनी है क्योंकि x इक्वल टू माइनस हाफ पे चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में 1 अपान साई एस डी साई एस बाई डी एक्स की जगह ये यूज करेंगे, ठीक है। तो 1 अपान ये हो जाएगा a e टू द पावर k1 x और a e टू द पावर k1 x e टू द पावर k1 x, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन कर दिए हैं इसका डी साई बाई डी एक्स, तो ये 1 अपान साई एस हो गया और ये हो गया डी साई एस बाई डी एक्स हो गया, ठीक। तो x इक्वल टू माइनस हाफ इज इक्वल टू आ गया। अब राइट साइड में कौन सा यूज करेंगे, राइट साइड में हम लोग यूज करेंगे ये, ठीक है। तो राइट साइड में ये यूज कर लिए और यहाँ से ये पूरा आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास इक्वेशन बी आ गया। इक्वेशन ए और इक्वेशन बी ये किस तरीके की इक्वेशन है, इनको बोला जाता है ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। इनको कैसा इक्वेशन बोला जाता है, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। और इसका सोल्यूशन पॉसिबल, डायरेक्ट सोल्यूशन पॉसिबल या एनालिटिकल सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को, यूजिंग ग्राफिकल मेथड या न्यूमेरिकल मेथड। तो हम लोग यहाँ पे जो यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, वो हम लोग यूज करेंगे ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले इसको पैरामीटराइज कर देते हैं, कुछ हम लोग पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसमें से एक है आर, दूसरा है अल्फा। तो आर स्क्वायर बराबर हम लोग डिफाइन कर देते हैं एम ए स्क्वायर वी नॉट अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर, और अल्फा एन हम लोग डिफाइन कर देते हैं अल्फा एन स्क्वायर इक्वल टू एम ए स्क्वायर ई एन अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर। तो K2 हमें पता था कितना था, 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको रखना चाहते हैं E का मान निकालने, अगर यहाँ से तो E का मान निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, E का मान निकालोगे तो आ जाएगा E बाई एच क्रॉस स्क्वायर का मान, ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर का मान यहाँ से निकालोगे तो आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर, सो दिस इज 2 अल्फा एन स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर। और यहाँ पे m है तो एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर निकाल के अल्फा एन स्क्वायर के टर्म में रख देंगे तो ये आ जाएगा इतना 2 अल्फा एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से K2 जो हमारा आ गया वो आ गया अल्फा एन के टर्म में, ठीक। कंसीडर आर स्क्वायर माइनस अल्फा एन स्क्वायर अपॉन अल्फा एन, तो आर स्क्वायर कितना है, यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए, अल्फा एन स्क्वायर कितना है, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए यहाँ से, और ये अल्फा एन हो जाएगा इसका अंडर रूट, ठीक है। सॉल्व कर लोगे ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा अंडर रूट बी माइनस ई एन अपॉन अंडर रूट ई एन। कंसीडर K1 बाई K2, तो K1 बाई K2 कितना होगा, K1 बाई K2 हो जाएगा, K1 का मान हमें पता है अंडर रूट 2m वी नॉट माइनस ई एन अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और K2 का मान हमें पता है 2m ई एन अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे ये इतना आ जाएगा। इसका मतलब जो ये K1 बाई K2 है ये कितने के बराबर हो, ये होगा बराबर अल्फा एन अपॉन कितने के बराबर, ठीक है ना, अंडर रूट अल्फा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस अल्फा एन स्क्वायर अपॉन अल्फा एन इज इक्वल टू K1 बाई K2। K1 बाई K2 निकाला,
आ रहा है इतने के बराबर, और ये निकाला ये आ रहा है इतने के बराबर। तो इसका मतलब इनका अगर RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। तो K1/K2 हमने निकाल लिया R और अल्फा के टर्म में, और K2 हमने निकाल लिया अल्फा के टर्म में। सब्सटीट्यूट कर देंगे, इक्वेशन ए कैन बी रिटेन एज, तो इक्वेशन ए में ले जाकर के सब्सटीट्यूट करेंगे। K2/K1 जहाँ है और ये K2 जो है, ठीक है, तो K2A/2 ये पूरा एंगल है। यहाँ पे B में देखो K2A/2 पूरा एंगल है, तो यहाँ पे अल्फा एन आ जाएगा, यहाँ पे भी अल्फा एन आ जाएगा। और यहाँ पे K2 है, यहाँ पे K1 है, तो K1/K2 हम लोग इसको लिख सकते हैं। और यहाँ से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं K1/K2, ठीक है, ये इधर डिवाइड करके। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इक्वेशन ए को हम लोग लिख सकते हैं cot अल्फा एन इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस अल्फा एन स्क्वायर अल्फा एन माइनस अल्फा एन cot अल्फा एन इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस अल्फा एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं ऑड स्टेट सोल्यूशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ऑड स्टेट सोल्यूशन। इक्वेशन बी जो है, इक्वेशन बी रिटन एज tan अल्फा एन आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे जैसे K2/K1 वहाँ पे था, इसी तरीके से K1/K2 यहाँ पे हो जाएगा, और ये आ जाएगा अल्फा एन tan अल्फा एन इक्वल टू इतना। तो हमारे पास अब दो इक्वेशन हो गया, A1 और इक्वेशन B1। तो इक्वेशन B1 जो आया था वो इसको बोलते हैं इवन स्टेट सोल्यूशन, क्योंकि ये जो निकला था सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लॉगरिथमिक डेरिवेटिव से, और ये निकला था एसिमेट्रिक वेव फंक्शन के लॉगरिथमिक डेरिवेटिव से, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑड स्टेट और इसको बोलते हैं इवन स्टेट। द सॉल्यूशंस आर गिवन बाय द पॉइंट्स वेयर द सर्कल आर स्क्वायर माइनस अल्फा एन स्क्वायर इंटरसेक्ट्स द फंक्शन माइनस अल्फा एन cot अल्फा एन एंड अल्फा एन tan अल्फा एन। तो अब हमें इस जो A1 इक्वेशन है और B1 इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, तो ग्राफिकल मेथड हम लोग यूज करेंगे। तो ग्राफिकल में सबसे पहले अल्फा एन कितना हो जाएगा, अल्फा एन डिफरेंट वैल्यू होगी, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई 5 π/2 3 पाई। ठीक है, π/2 के अंतराल में। और अल्फा एन को अगर हम प्लॉट करें, अल्फा एन tan अल्फा एन को अगर हम प्लॉट करें तो वो कैसे होगा, वो आपका ये सॉलिड लाइन जो वाई जो दिख रहा है व्हाइट कलर से, ये होगा अल्फा एन tan अल्फा एन अल्फा एन tan अल्फा एन अल्फा एन tan अल्फा एन। ठीक है, जो आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है ये आपका इनफाइनाइट लाइन है। तो अल्फा एन tan अल्फा एन क्या करेगा, जैसे आप π/2 रखोगे तो tan π/2 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो व्हाइट कलर की लाइन है ये किसको कोइंसाइड करेगी, ये आपकी कोइंसाइड करेगी, ये जाएगी किस पे, ये जाकर के इनफाइनाइट पे ये ब्लू वाली लाइन से मैच करेगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल ये अल्फा एन tan अल्फा एन का हो गया व्हाइट, और ये जो डॉट दिख रहा है वो किसका है, अल्फा एन cot अल्फा एन का। ठीक है, अल्फा एन cot अल्फा एन का, और ये हो गया अल्फा एन tan अल्फा एन का। ये आपके डिफरेंट स्टेट होंगे, तो ये n इक्वल टू 0 हो जाएगा पहला वाला, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। तो अगर हम इसको देखें यहाँ पे, तो कितना भी छोटा अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, एक भी सर्किल अगर छोटा सा भी सर्किल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये कट करेगा इस व्हाइट वाले को। ठीक है, तो व्हाइट वाले को कट करेगा, तो इसका मतलब है कितना भी छोटी वैल्यू आप r की ले लोगे वहां पे आपके पास क्या होगा, एटलीस्ट एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो n इज इक्वल टू 0 जिसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोल रहे हैं, ये n इज इक्वल टू 0 ग्राउंड स्टेट, या इसको इवन स्टेट भी बोलते हैं। सर्कल इंटरसेक्ट्स विद इवन स्टेट अल्फा एन tan अल्फा एन। तो यहाँ पे ये एक सर्कल क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट करेगा अल्फा एन tan अल्फा एन। n इज इक्वल टू n की अगर हम बात करें, n इज इक्वल टू n पे जो होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑड स्टेट सर्कल इंटरसेक्ट्स विद ऑड स्टेट माइनस अल्फा एन cot अल्फा एन। तो यहाँ पे ये जो सर्कल होगा, क्योंकि बहुत छोटा लोगे तो केवल यहीं तक जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा ले लोगे तो ये जाएगा, इससे भी कोइंसाइड करेगा और इससे भी कोइंसाइड करेगा। ठीक है, डॉटेड लाइन से जो व्हाइट कलर की है। तो अल्फा एन cot अल्फा एन से जाकर के क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, इवन स्टेट। फिर इस तरीके से सर्कल इंटरसेक्ट अल्फा एन tan अल्फा एन, ये इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है। राइट, 0 से r का मान अगर 0 से π/2 के बीच में है तो ओनली 1 बाउंड स्टेट मिलेगा, π/2 से पाई के बीच में है तो 2 बाउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। पाई से 3 π/2 के बीच में है तो 2 1 0 मिलेगा। अगर v नॉट इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, सपोज पोटेंशियल आपका इनफाइनाइट हो गया, फाइनाइट स्क्वायर वेल में पोटेंशियल इनफाइनाइट हो गया, तो ये कौन सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये आपका प्रॉब्लम हो जाएगा इनफाइनाइट स्क्वायर वेल का। तो रिजल्ट भी इनफाइनाइट स्क्वायर वेल का ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि अगर पोटेंशियल इनफाइनाइट जाएगा तो हमारे पास जो रेडियस होगा, रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, वी नॉट के, तो वी नॉट तो इनफाइनाइट जा रहा है, तो आर भी आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो
माइनस अल्फा एन कॉट अल्फा एन टेन अल्फा एन में आर इनफाइनाइट, अगर आर इनफाइनाइट हो गया तो क्या होगा, वी नॉट इनफाइनाइट होगा तो कॉट अल्फा एन इनफाइनाइट हो जाएगा और टेन अल्फा एन इनफाइनाइट हो जाएगा। जब कॉट अल्फा एन इनफाइनाइट होगा तो अल्फा एन इज इक्वल टू एन पाई, और जब टेन अल्फा एन इनफाइनाइट होगा तो अल्फा एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, तो इन दोनों को हम मिला करके लिख सकते हैं, ये दोनों कंडीशन को एफ अल्फा एन इज इक्वल टू एन पाई और अल्फा एन इज इक्वल टू एन 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये लिखा जा सकता है n पाई बाई 2, जहाँ पे n है इंटीजर 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्फा एन है, अल्फा एन कितना था, अगर हम थोड़ा सा बैक जाए, अल्फा एन को हमने कितना माना था, अल्फा एन हमारे पास था ये अंडर रूट एम ए स्क्वायर ई एन बाई 2h क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, अल्फा एन कितना है, अंडर रूट एम ए स्क्वायर ई एन अपॉन 2h क्रॉस, सब्सटीट्यूट कर दिया, एन पाई बाई 2 हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा, फिर ई एन निकाल लेंगे, इतना आ जाएगा, और सॉल्व कर लेंगे तो ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। तो इसका मतलब जो फाइनाइट स्क्वायर वेल है वो हमें रिजल्ट देगा इनफाइनाइट स्क्वायर वेल का, जब पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा।